Bangladesh Prime Minister has resigned and left the country. Muslims broke into the temple under the cover of night and vandalized the idol. Energy and food prices. With the cost of imports rising and foreign currency reserve dwindling, the government has been forced to borrow from global agencies. बांग्लादेश एक वो कंट्री जो पिछले कुछ सालों से अपनी गारमेंट इंडस्ट्री और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जानी जाती रही है। अगर साउथ एशिया में इंडिया के बाद कोई ग्रोथ पोटेंशियल किसी कंट्री में दिखती थी तो वो बांग्लादेश ही थी बहुत लोगों के लिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये कंट्री एक बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। टर्मोइल तो कंट्री में चल ही रहा है पूरे, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी उभरता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इन्हीं चीजों को हम समझेंगे और कुछ कंक्लूजन्स को डिराइव करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश में जो अभी ये पूरी प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारे सामने विजिबल है, इसकी फाउंडेशंस काफी टाइम पहले से लेड हो चुकी थी। जब कोविड के बाद कंट्री में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशन आने लगी, उसी के टाइम से वहां की जो अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी इस इकोनॉमिक स्लोडाउन को कम करने की। बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रमोट किए पूरी कंट्री में, IMF से लेंडिंग भी ली एक ट्रैक्शन लाने के लिए इकोनॉमी में, लेकिन वो सब चीजें उस तरह से वर्क नहीं कर पा रही थी। और इसी के पैरेलली पूरी कंट्री में शेख हसीना को लेकर ही बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये एलिगेशन था कि इलेक्शंस जो भी कंट्री में हो रहे हैं वो प्योर मैनिपुलेशन के थ्रू हो रहे हैं और शेख हसीना का उसमें क्लियर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब चलते चलते कंट्री में एक ट्रस्ट वाला डेफिसिट आने लगा पब्लिक में टुवर्ड्स देयर लीडर। और इसी आग में घी डालने का काम शेख हसीना ने तब किया जब उन्होंने कुछ बहुत ही ब्लंडरस पॉलिसी डिसीजंस लिए अपने सामने। उन्हीं सारे डिसीजंस में से सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिसकी बुनियाद पर ये पूरा टर्मोइल कंट्री में एक शेप लेता हुआ दिखा, वो था कोटा सिस्टम। जब उन्होंने 1971 वाले वेटरन्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए एक रिजर्वेशन सिस्टम प्रमोट किया कंट्री में, वहीं से ये पूरा टर्मोइल स्टार्ट हुआ। पूरी कंट्री में एक अपराइजिंग की स्टेट आ गई और बढ़ते बढ़ते सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि पीएम को अपना घर छोड़कर दिन दहाड़े एयरफोर्स के प्लेन से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। लोग पीएम रेसिडेंस में एंटर कर जाते हैं और वहां अपनी विक्ट्री क्लेम करने लगते हैं। एक तरह से ये रिबल्स की तो विक्ट्री थी ही, साथ में ये उस सेक्शन की भी विक्ट्री थी जो ऑलवेज एक ओपोजिशन में रहा है और कहीं ना कहीं हसीना को हारता हुआ देखना चाहता था। कंट्री के जो फाउंडिंग फादर, जिसको लोग बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनके स्टेच्यूज तक तोड़ दिए गए देश में। कंट्री का पीएम तो छोड़कर भाग गया देश और आपके सामने एक पॉलिटिकल वैक्यूम वाली सिचुएशन आ चुकी है और साथ ही में उसके पैरेलली आपके पास ये सारे डिसरप्शंस हो रखे हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है। वो डिसीजन ये लिया जाता है कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मोहम्मद यूनुस को एक एडवाइजर की पोस्ट दी जाती है, जिसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन समझा जाता है इन चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए कंट्री को। अब ये मोहम्मद यूनुस कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही बड़ी सोशल पर्सनालिटी है जिनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। वो क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया था। उन्होंने ग्रामीण बैंक नाम का एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था जिससे बहुत सारे लोगों को कंट्री में पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। अब आपके सामने एक चेयरमैन तो आ चुका है उस इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन क्या वो उतना कॉम्पिटेंट इनफ है? क्योंकि कंट्री के सामने जो चैलेंजेस का स्केल है उसका कुछ लेवल ही अलग है। इस बार इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में मेंशन किया था कंट्री के। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को अगर आपको समझना है बहुत सिंपल टर्म्स में, तो उस कंट्री की इकोनॉमी प्योरली गारमेंट एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट 80%। लेकिन जब 2021 के बाद कोविड डोमिनेट करने लगता है पूरी दुनिया को और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये सब के चलते हुए जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो समवेयर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुकी थी। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट, स्पेसिफिकली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक रिसेशनरी ट्रेंड देखने को मिल रहा था। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इन गारमेंट्स की डिमांड में बिल्कुल स्लम्प आ गया। जब इन एक्सपोर्ट्स में बहुत सीवियर फॉल आया तो कंट्री में एक स्लो डाउन सा आ गया इकोनॉमी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी एज आई सेड डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर ही। लोगों की पर कैपिटा इनकम सडनली गिर गई, उसके साथ ही कंट्री में इन्फ्लेशन स्काईरॉकेट कर गया जो आज तक कंट्रोल में नहीं आ पाया। अब इस टाइप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में बांग्लादेश पहले भी आया है, ये कोई पहली बार नहीं है कि कंट्री इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रही है। बट पहले ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना बहुत ईजी रहती थी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि उसको इंडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था इकोनॉमिक टर्म्स में। लेकिन इस बार तो पूरी कंट्री में एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है, तो इंडिया से हेल्प मांगना तो दूर की बात है। लास्ट 5 to 7 ईयर्स में दोनों गवर्नमेंट्स के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज हुए थे, लेकिन अब हाल ये हो चुका है कि उनमें से बहुत सारे एग्रीमेंट्स बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो बैक ट्रैक कर रही है या उनमें से बहुत सारे एग्रीमेंट्स को रिवोक कर रही है। तो इसको कहीं ना कहीं आप एक टाइप का इंडिकेशन मान तो सकते हैं।
और सिर्फ एंटी इंडिया सेंटिमेंट ही नहीं, बहुत ही बड़े लेवल पे एक रेडिकल एक्सट्रीमिज्म का अंडरकरंट बह रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली हिंदूज, उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस, किलिंग्स, हरासमेंट जैसी चीजें हो रही हैं। पिछले कुछ टाइम तक तो हिंदू टेम्पल्स सेफ नहीं थे, उन पे अटैक भी किया जा रहा था और हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी एक टाइम पे तो कि टेम्पल्स के बाहर सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय करने पड़े। ये सब हो रहा था ढाका के हार्ट में। अब आप सोच के देखिए कि ढाका के बाहर तो क्या क्या हुआ होगा जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला है, सिर्फ वीडियोज ही सामने आई। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो एक्यूमुलेट हो गई है पूरी कंट्री में, इकोनॉमिक स्लोडाउन की हो, रेडिकल एक्सट्रीमिज्म हो, बहुत डीप ट्रबल में फंस गया है बांग्लादेश। और एट द सेम टाइम कंट्री को जो अभी रन करने वाली सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है वो उस तरह से कॉम्पिटेंट इनफ है ही नहीं कि कंट्री को एक इतने बड़े झंझाल प्रॉब्लम्स के उससे निकाल सके। अभी नवंबर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई थी जब पहली बार कराची से कार्गो शिप बांग्लादेश के चाटोग्राम पोर्ट पे डॉक हुई थी, जो पूरी बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। अब ये जो इंडिकेशन है वो दिखा रहा है कि बांग्लादेश समवॉट पाकिस्तान से भी अपनी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो इस मूव से कोई यही समझ सकता है कि इंटरिम गवर्नमेंट में जो भी लोग बैठे हैं वो अपनी जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को कुछ अदर वे में सेट करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने कुछ ये न्यूज भी सुनी होगी कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए गए। ऑल्दो इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनी थी बट समवॉट कुछ ऐसा हो भी रहा था जो पहले कभी सुनने को नहीं मिला इन टर्म्स में। तो जब तक इंडिया शेख हसीना को हवाले नहीं करेगा बांग्लादेश, तब तक ऐसा एटीट्यूड चलाया जाएगा। ये जस्ट एन एक्सक्यूज है एंड फ्रैंकली बहुत डार्क पीरियड लग रहा है बांग्लादेश जैसी कंट्री का आने वाले टाइम्स में, क्योंकि जिस लेवल की पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी चाहिए कंट्री को वो बिल्कुल भी नहीं है एट प्रेजेंट उनके पास। एंड फ्यूचर इसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीक दिख रहा है। जिन लोगों के हैंड्स में पावर है उनके क्लियर इंक्लिनेशन उन रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जो कि अपनी चीजें खुल के प्रमोट कर रहे हैं। तो लेट्स सी सो कॉल्ड जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये कितने टाइम सरवाइव कर पाती और क्या रियली में बांग्लादेश को इन प्रॉब्लम से सच में बाहर निकाल पाएगी। आप सबको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश कुछ आने वाले ईयर्स में वापस एक स्टेबल कंट्री बन पाएगा? जरूर शेयर करें अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।